चल, तो अब जो है हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करना है, और जिसमें हमने बात इसके पहले वाले क्लास में सारे एंगल्स के बारे में बात कर लिया था, और सारी चीजें हम लोगों ने 30 डिग्री मतलब 37 डिग्री, और उसके बाद जितनी भी वैल्यूज थी 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री, उसके बाद आगे की जो वैल्यूज थी उन सबकी वैल्यूज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, अब हमें सबसे पहले साइन के, कॉस के, थोड़ा ग्राफ के बारे में बात करना है। तो हम अब यहां पर बात करेंगे ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और सबसे पहले हम बात करेंगे y इक्वल टू साइन एक्स का। तो देखो साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है इसको समझना थोड़ा। ये आपका एंगल वाली लाइन होगी जिस पर हम x की बात करेंगे अभी, ये आपका x मान लो है, और इधर हम बात कर रहे हैं ये आपका y का। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू होती है ये +1 से लेके -1 के बीच में वेरी करती है, साइन एक्स की ग्राफ की वैल्यू। ठीक है, तो हम एक 1 वाली लाइन ऐसे बना दे रहे हैं और -1 वाली लाइन बना दे रहे हैं ऐसे। और जो इसका ग्राफ होता है वो इस तरीके का बनता है। साइन का ग्राफ ऐसा आपका नेचर होता है। ठीक है, और यहां पर क्या वैल्यू होती है, अगर ये x आपका हम रेडियन में लिखें तो यहां पर ये वैल्यू होगी पाई, और ये वैल्यू होगी 2 पाई, ये वैल्यू होगी 3 पाई, और ये वैल्यू होगी 4 पाई। और यहां पर जो इसके बीचों बीच आता है ये है π/2, ये है आपका 3π/2। इसी तरीके से और इसमें 2π + π/2 और 3π + π/2 ऐड होता हुआ चलता है। तो साइन का ग्राफ इस तरह का बनता है। और ये आप देखो कि ये ग्राफ आपका पीरियोडिक है। पीरियोडिक का मतलब अब देखो यहां से लेके ये वैल्यू आपको, देखो यही वाली वैल्यू आगे जाके रिपीट हो रही है। अब देखो इसके बाद ये वाली वैल्यू दोबारा यही तो मिल रही है हमें। इसका मतलब है कि जब कभी कोई भी ग्राफ या कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर सिस्टम के बाद, किसी पर्टिकुलर वैल्यू के बाद अगर रिपीट होने लगती है तो हम ये कहेंगे कि वो वैल्यू, वो आपका ग्राफ जो है वो पीरियोडिक है। तो y = साइन एक्स आपका कैसा होगा, पीरियोडिक होगा। और इसका जो मैथमेटिकल टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं, इसका टाइम पीरियड मतलब जहां से ये वैल्यू को रिपीट करता है, टाइम पीरियड t = 2 पाई रेडियन। ठीक है, 2 पाई के बाद ये अपनी वैल्यू को दोबारा रिपीट करता है। अब ये बताओ इस साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहां जा रही है, +1 तक, और मिनिमम वैल्यू कहां जा रही है, -1 तक। तो भाई इसके लिए हम इसका बोलते हैं कि इसकी रेंज क्या है। y की जो भी वैल्यू हमें मिलेगी ये हमें इसका रेंज बताता है, और x की जितनी वैल्यू हम इनपुट में डाल सकते हैं इसे हमें डोमेन बोलते हैं। तो डोमेन और रेंज नाम के दो फैक्टर्स, आपके दो चीजें चलती हैं यहां पर। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन
ये क्या है x, और x इज एलिमेंट ऑफ r। r मतलब कोई भी रियल नंबर इसका क्या हो सकता है, एक वैल्यू हो सकती है। क्यों? क्योंकि भाई माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक x आपका कुछ भी लिया जा सकता है। x यहां पर भी है, x ये भी है, x ये भी है, ये सब आपके x की वैल्यूज हैं। और इसका जो रेंज होता है वो है, इसको हम बोलेंगे y इज एलिमेंट ऑफ -1 टू +1। मतलब जो इसका रेंज है वो -1 से +1 के बीच में ही होगा। चाहे x की वैल्यू कुछ भी कर दो, x इक्वल टू आप कुछ भी कर दो, कोई भी वैल्यू रख दो, 3 पाई, 4 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11 पाई, 12 पाई, -10 पाई, -9 पाई, कुछ भी कर दो, जो रेंज मतलब y की जो वैल्यू होगी वो -1 से लेके +1 के बीच में ही होगी। कब? जब साइन के आगे देखो यहां पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब हम इसको 1 मानते हैं। तो ये 1 अगर है तो इसका मतलब है इसका रेंज -1 से लेके +1 तक है। अगर मान लो आपसे ऐसे कोई फंक्शन बोल दे कि y इक्वल टू 3 साइन x, y इक्वल टू 3 साइन x कोई बोल दे अगर आपसे, साइन x, तो मैं इसके रेंज की बात करूं तो इसका रेंज क्या होगा? आप बताइए, रेंज क्या होगा? y इज एलिमेंट ऑफ क्या होना चाहिए? सर -3,3। -3,3 हो जाना चाहिए। एक सेकेंड बस रुक जाना थोड़ा सा। हम्म, इसको पिन नहीं किया। अब बताओ y की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? -3 से लेके 3 के बीच में होगी। क्लियर हुई बात बेटा? ये क्योंकि अब आपके पास देखो यहां पर 1 की जगह पर क्या हो गया, 3 हो गया। इसका मतलब साइन x की मैक्सिमम वैल्यू +3 तक जाएगी और माइनस ये मिनिमम वैल्यू -3 तक जाएगी। और इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन जो होता है वो x की जो वैल्यू होती है, जो इनपुट हम x में देते हैं वो डोमेन होता है। जो आउटपुट आता है, जो वैल्यू आती है वो उसकी रेंज होती है। तो ये अभी भी क्या होगा? आप बताओ, ये अभी भी क्या होगा? इज एलिमेंट ऑफ r ही रहेगा। मतलब ये x की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक कुछ भी ले सकते हो। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस सर। ठीक। अब सेम उसी तरह से अगर आपको मिल जाए y इक्वल टू cos x, तो y इक्वल टू cos x का जब ग्राफ हम बनाएंगे तो वो ग्राफ आपका सेम ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा उसमें परिवर्तन आ जाता है। आपकी जो y एक्सिस है ना वो थोड़ा सा शिफ्ट हो जाती है। ये x, ये आपका y, और अगर cos के आगे 1 लिखा है, कुछ लिखा नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो ये आपका +1 से लेके -1 के बीच में ये वैल्यू वेरी करेगी। अभी भी बस थोड़ा सा परिवर्तन होता है, और वो परिवर्तन क्या होता है? वो ग्राफ आपका यहां से शुरू होता है और ये ऐसे चलता है ये ग्राफ। ये ग्राफ थोड़ा सा आज जो है ना, ये नया सिस्टम लिए हैं तो थोड़ा सा हो सकता है
इसकी सेटिंग थोड़ा हम चेंज कर देंगे अभी। ये आपका इस तरह से मेन नेचर वही होगा, साइनोसॉइडल ही होगा, लेकिन ये शुरुआत यहां से करेंगे इस तरह से। और यहां पर ये वैल्यू होती है π/2, ये वैल्यू होती है पाई, ये वैल्यू होती है 3π/2 और ये वैल्यू होगी 2π। ठीक है, तो अब आप देखो यहां पर भी आप इन चीजों को देखो कि आपका जो ग्राफ है वो रिपीट कैसे हो रहा है। यहां से वैल्यू रिपीट होना शुरू, मतलब यहां से वैल्यू आप देखो जो मिल रही है यहां तक, और ये वैल्यू फिर यहां पे आगे जाके रिपीट होना शुरू हो गई। यहां से ये वैल्यू क्या हो गई, ठीक है, तो यहां तक जाके देखो फिर से रिपीट हो रही है। तो सेम इसमें भी इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा भाई, इसका भी टाइम पीरियड क्या होगा, t, 2π रेडियन। इसका भी डोमेन क्या होगा, x इज एलिमेंट ऑफ r। इसका भी रेंज क्या होगा, y इज एलिमेंट ऑफ -1 to +1। क्लियर हुई बात। अब यहां पर चूंकि आप मैथमेटिक्स के हो तो मैं आपको एक बता दूं कि यहां पर जो मैंने ये ब्रैकेट बनाया है, ये ब्रैकेट आपका एक ब्रैकेट ऐसा बनता है और एक ब्रैकेट ऐसा बनता है। इस ब्रैकेट की कहानी समझो थोड़ा सा, ये क्या है। जैसे मान लो कि ये आपका एक नंबर लाइन है, यहां पर 0 है, यहां पे 1 है, यहां पे आपका 2 है। तो अगर हमको 0 और 2 दोनों को इंक्लूड करना है तो हम इसको ऐसे बनाते हैं। मतलब ये रेंज जो ऐसी है 0 से लेके 2 तक इंक्लूड करना है, मतलब 2 भी इंक्लूड होना है और 0 भी इंक्लूड होना है और उसके अंदर की सारी वैल्यूज इंक्लूड होनी है। तो अगर हम इस 0 को इंक्लूड करके काम कर रहे हैं तो ये ऐसे बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं 0 ना हो और 0 के अलावा उसके आगे की सारी वैल्यूज हों तो हम यहां पर उसको ऐसे एरो बना देते हैं और हम यहां एक स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। तो हम एक जगह स्मॉल ब्रैकेट, एक तरफ क्लोज ब्रैकेट, कुछ भी कर सकते हैं। जैसे इस वाली चीज को लिखना है, 0 नहीं होना है लेकिन 0 के आगे की सारी वैल्यूज लेनी है और 2 को इंक्लूड करना है तो ऐसे लिखेंगे, स्मॉल ब्रैकेट के सामने 0 ऐसे और कॉमा 2 और इस पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे क्लोज। इसका मतलब इस पूरे रेंज में, इस पूरे इंटरवल में उसमें 0 नहीं है लेकिन 0 के आगे की सारी वैल्यूज है और 2 इसमें है, 2 के छोटी वैल्यूज भी है और 2 भी है। तो ये ध्यान रखना, ये जो आपका ब्रैकेट होता है इसको हम बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, इसका नाम होता है क्लोज ब्रैकेट और इसे बोलते हैं हम ओपन ब्रैकेट। तो एक ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है जहां पर आपने ओपन किया तो स्मॉल लगाओ, इसका मतलब होता है कि आप जिसको यहां पर जो वैल्यू लिखोगे इसके आगे वो नहीं होगी। जैसे मान लो मैंने लिख दिया ऐसे -2,3 ऐसे, इसका मतलब -2 से लेके हम 3 तक सारी वैल्यूज लेंगे लेकिन न तो हम -2 लेंगे और न ही हम 3 लेंगे। तो हम यहां पर दोनों तरफ एरो ऐसे लगाते हैं। इसका मतलब यह है कि -2 भी इसमें नहीं है और 3 भी नहीं है लेकिन -2 से बड़ा और 3 से छोटा सारी वैल्यूज इसके अंदर है। तो ये बात समझ में आ गया स्मॉल ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट का। यस सर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस तरह से चीजें होती हैं इसमें। ठीक, अब हम अगली चीज करते हैं। देखो उसी तरह से जैसे आपका साइन का था वैसे ही साइन कॉस का
सेम वैसे ही आपका tan का भी चलता है, cot का भी वैसे ही होता है, sec का भी होता है, cosec का भी होता है, सारी चीजें उसी तरीके से उसमें रहेंगी। तो अगर मान लो मैं आपसे कहूं y इक्वल टू tan x, तो y इक्वल टू tan x का ग्राफ देखो, ये ग्राफ थोड़ा सा उससे अलग होता है। ये x एक्सिस और ये हमारा y एक्सिस, और यहां पर हम ये π/2 वाली लाइन है, अभी आगे आपको ना जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ोगे मैथ में, तो ट्रिग्नोमेट्री में ये सारी चीजें बताई जाएंगी वहां पर भी। अब देखो यहां पर जो वैल्यू होती है, आपको मालूम है कि tan, ये आपकी वैल्यू जो होती है ये π/2 होती है 90 डिग्री, ये आपका जो होता है 3π/2। अब आप बताओ π/2 पर आपकी वैल्यू कितनी थी? tan की वैल्यू π/2 मतलब 90 डिग्री पर, देखो बताओ कितनी थी? अनडिफाइंड थी ना, और 0 पर इसकी वैल्यू 0 थी। इसका मतलब ये ग्राफ आपका एकदम इस तरीके से चलेगा, ये इनफाइनाइट रहेगा और धीरे धीरे ये वैल्यू 0 होगी, और इसके बाद फिर ये वैल्यू ऐसे होते 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 माइनस इनफाइनाइट को टच करेगी। ठीक है, सेम वही वैल्यू आपकी दोबारा रिपीट होगी, ऐसे चलेगी और ऐसे चल के ये फिर ऐसे रिपीट करती है ये। ठीक है, यहां पर आप देखो तो ये ऐसे होगी और वापस जाके इस तरह से ये रिपीट करेगी। तो ये आपका tan का ग्राफ होता है। ठीक, और ये आपका इस तरीके से ये ग्राफ ऐसे चलता है ये। तो आगे भी ये वैल्यू ऐसे रिपीट होती जाएगी। ठीक है, तो हमें इन चीजों का बहुत ज्यादा अपने फिजिक्स में काम नहीं है, मैथमेटिक्स में इसका खूब काम है, फिजिक्स में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होगी। π/2 ये है, ये आपका -π/2, ये इस तरह से -3π/2 ऐसे चलता जाएगा। और आप देखो मैंने π/2 या फिर 90 डिग्री पर मैंने बोला था कि आपका ग्राफ क्या होता है, या आपकी जो वैल्यू होती है वो अनडिफाइंड होती है। अनडिफाइंड आपको अब यहां पर ग्राफ से समझ में आ रहा होगा। कैसे, इसको देखो, आप ये बताओ π/2 पर यहां पर आपका ये ग्राफ ऊपर तक जा रहा है, इसका मतलब ये प्लस इनफाइनाइट को टच कर रहा है, और ये π/2 पर ये ग्राफ नीचे भी जा रहा है, इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट को भी टच कर रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका ये वैल्यू अनडिफाइंड ही तो है, प्लस इनफाइनाइट हो या माइनस इनफाइनाइट हो, आपकी चीजें क्या है, अनडिफाइंड ही तो है ये, क्योंकि यहां पर कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं मिल रही है। हाँ, 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, सेम वही -π/2 पर ये चीजें होंगी, यहां पर इसकी वैल्यू 0 है, यहां पर इसकी वैल्यू 0 है, यहां पर इसकी वैल्यू 0 है, और आगे भी इसकी वैल्यू इसी तरह से मिलती जाएंगी। तो ये आपका ग्राफ किसका होता है, tan का होता है ग्राफ। ठीक, सेम उसी तरीके से मैं इसी पर अब cot का ग्राफ बना दे रहा हूं, tan की जगह पर मैं यहीं पर अब cot का भी ग्राफ बना दे रहा हूं, और अलग कलर के पेन से बना दे रहा हूं, जिससे कि आपको ये चीज यहीं पर क्लियर हो जाएंगी। मान लो इसको मैं इस कलर से बना दे रहा हूं, और cot का जो ग्राफ होता है वो tan का जस्ट उल्टा होता है। भाई देखो यहां पर 0 है तो वहां पर वो इनफाइनाइट की बात करेगा, वो ऐसे ग्राफ चलता है, वो यहां पर जाके 0 होगा, और इस वाली लाइन पर जहां पर वो 0 है
वहां पर जाके ये इनफाइनाइट होगा, ग्राफ ऐसे चलेगा। ठीक है, ये वाली चीज आपकी इस तरीके से चलती है। ये यहां से आपकी चीजें, जब जीरो है वो इनफाइनाइट होगा, जो इनफाइनाइट है वो जीरो होगा, और ऐसे रिपीट करके इस तरह से चलेगा। ठीक, ये आपका कॉट का ग्राफ होता है इस तरह से। जो मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, ये सब किसकी वैल्यू है? ये कॉट के लिए ग्राफ का ये सिंबल है। इस तरह से ये आपका कॉट का ग्राफ चलेगा। क्लियर हुई बात बेटा ये? ठीक, तो जैसा आपका tan था, tan का जस्ट उल्टा कॉट होता है, तो कॉट के लिए चल रहा है ये। और इसमें भी अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो देखो इसका डोमेन क्या होगा, बोलो कहां कहां पर ये डिफाइंड है, ये x की वैल्यू क्या क्या चीजें हो रही हैं, बस उसको देखो। आप बताओ, x इज एलिमेंट ऑफ, हम क्या लिख सकते हैं? एक रियल नंबर लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं? अब कहोगे कि सर ये कैसे, तो आप बताओ क्या π/2 पर इसकी वैल्यू डिफाइन है क्या? tan की, tan के लिए अगर हम y इक्वल टू tan x की बात करें, तो क्या x की वैल्यू जब π/2 है तो क्या tan की वैल्यू डिफाइन है क्या? नहीं है ना, तो r माइनस π/2। उसी तरीके से और कहां कहां पे डिफाइन नहीं है? 3π/2, 3π/2, और आगे इसी तरीके से ये वैल्यूज डिफाइन नहीं होंगी। प्लस माइनस आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, इन सभी जगहों पर ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी। बाकी सारे रियल नंबर लेगा, लेकिन ये सब नहीं लेगा, क्योंकि tan की वैल्यू न यहां डिफाइंड है, न यहां डिफाइंड है, न ही आपका यहां डिफाइंड है। इस तरह से tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। इन इन पॉइंट्स पर tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। जो मैंने ये बनाया है इस तरह से, ये पॉइंट्स आप देखो, इन पॉइंट्स पर tan की वैल्यू डिफाइंड नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसकी वैल्यू या तो प्लस इनफाइनाइट जा रही है या माइनस इनफाइनाइट जा रही है। तो x मतलब आप सारी वैल्यूज रख सकते हो, लेकिन 90 डिग्री पर, आपका 270 डिग्री पर या -90 डिग्री पर आप tan को डिफाइन नहीं कर सकते। तो जहां जहां पे डिफाइन नहीं कर सकते, उन वैल्यूज को देखो मैंने हटा दिया, प्लस माइनस π/2, प्लस माइनस 3π/2, उसके आगे की जो वैल्यूज थी उन सबको मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। लेकिन इसकी जो रेंज है, वो रेंज आप बताओ, रेंज इज एलिमेंट ऑफ क्या होगा? सारा रियल नंबर, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक y की सारी वैल्यूज आ रही है। तो इसका रेंज क्या है? वो पूरा का पूरा रियल नंबर। और अगर r अगर हम लिख रहे हैं तो r का मतलब है रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है? r जो होता है वो क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्लियर हुई बात बेटा ये? सेम उसी तरह से अगर हम कॉट की बात करें, y इक्वल टू कॉट x, तो x जो है, रेंज जो है, वो एलिमेंट ऑफ r तो होगा, माइनस क्या क्या चीजें उसमें जाएंगी। अब कॉट का देखो, कॉट के लिए मैं अलग कलर का इस्तेमाल कर लूं, इसको देखो, कॉट आपका ग्रीन कलर से बनाया, क्या कॉट यहां पर डिफाइंड है बेटा? क्योंकि यहां पर तो उसकी वैल्यू क्या जा रही है? इनफाइनाइट जा रही है ना। क्या कॉट की वैल्यू यहां डिफाइंड है? क्या कॉट की वैल्यू यहां पर डिफाइंड है? क्या कॉट की वैल्यू यहां पर डिफाइंड है? इन सभी जगहों पर उसकी वैल्यू कहां जा रही है? प्लस इनफाइनाइट या फिर माइनस इनफाइनाइट। जैसे देखो इस पॉइंट पर ये y आपका यहाँ प्लस इनफाइनाइट जा रहा है और यहाँ पर माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब आपको क्या करना होगा? 0 रेडियन, फिर प्लस माइनस
पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, आगे की इन सारी वैल्यूज को हटा दो, बाकी आपका रेंज इसमें होगा। तो कॉट एक्स का रेंज क्या होता है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर माइनस क्या क्या इन एक्सक्लूड करना है, 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई प्लस माइनस 3 पाई, इन सबको हम यहां से हटा दें और बाकी जो बचा हुआ है सब उसमें एक्स की वैल्यू एक्सेप्टेबल है। और इसके रेंज की बात अगर हम करें तो रेंज इज एलिमेंट ऑफ आर, रियल नंबर होगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक सारी वैल्यूज को वो ले रहा है। समझ में आई बात बेटा ये? यस। ठीक है, तो इसको याद रखना, अभी ट्रिग्नोमेट्री में इसकी जरूरत पड़ेगी। अब हम यहीं पर आपको tan cot के बाद हम sec और cosec की वैल्यू को भी बता रहे हैं। पुराने वाले में मैं आपको बता रहा हूं, देखो पुराने वाले में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसी से आपकी चीजें मतलब कंप्लीट हो जाएंगी, यही दोनों ग्राफ से चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। हम इस लाइन को थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, ऐसे बढ़ा दे रहे हैं, बस केवल यहीं से आप चीजों को देख ले जाओगे। अब हम इसी पर उसकी वैल्यू भी बना रहे हैं। हम पहले इसको थोड़ा हटा दें, यहां से इसको हम थोड़ा साफ कर दें बस। तो इनको हम इस तरह से बना दे रहे हैं। आप बताओ, जो साइन के बाद अगर हम कोसेक की बात करें, y इक्वल टू कोसेक एक्स, तो कोसेक एक्स क्या है, साइन का इनवर्स है ना, साइन का उल्टा है ना। अगर उल्टा है इसका मतलब जब साइन की वैल्यू 0 होगी तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, कोसेक एक्स की वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। और जब साइन की वैल्यू आपकी 1 होगी तो 1 का उल्टा तो 1 ही होता है ना। ठीक है, तो हमारा ग्राफ यहां पर क्या बनेगा, इसको मैं अलग कलर से बना दे रहा हूं, और अलग कलर हम बना देते हैं इससे ग्रीन कलर से। तो देखो ये वैल्यू ऐसे चलेगी और इनफाइनाइट से इस तरीके से टच करते हुए चली जाएगी, या फिर इसको इस तरीके से हम बना सकते हैं। जो ग्रीन कलर से मैं बना रहा हूं ये सारा का सारा किसका है, कोसेक एक्स का है ये ग्राफ। ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो है, ये सब ग्राफ जो है ये किसके ग्राफ हैं, कोसेक एक्स के हैं। अब कोसेक एक्स के डोमेन और रेंज की भी बात कर लेते हैं हम। डोमेन और रेंज की बात करने के लिए हम यहाँ पर फिर से इस चीज को थोड़ा सा हम जगह बना देते हैं, और आप खुद बताना कि डोमेन और रेंज इसका क्या होगा। डोमेन मतलब कौन कौन सी वैल्यू को ये लेगा, और रेंज मतलब कहां से कहां तक इसकी वैल्यू होगी। तो इसका डोमेन बताओ क्या होगा, डोमेन x इज एलिमेंट ऑफ, रियल नंबर तो सारे होंगे, माइनस क्या क्या नहीं होंगे। भाई आप बताओ पाई पर क्या ये वैल्यू डिफाइन हो रही है क्या, पाई पर इसकी वैल्यू तो इनफाइनाइट हो रही है, 0 पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, 2 पाई पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, 3 पाई पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है, 4 पाई पर इसकी वैल्यू इनफाइनाइट हो रही है। तो x इज एलिमेंट ऑफ r माइनस 0 कॉमा पाई कॉमा 2 पाई कॉमा 3 पाई डैश डैश ऐसे। तो इसमें ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल है, लेकिन ये नहीं है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, 2 पाई एक्सेप्टेबल नहीं है, 3 पाई एक्सेप्टेबल नहीं है, 4 पाई एक्सेप्टेबल नहीं है। तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये सब एक्सेप्टेबल इसमें नहीं है, ये डोमेन है। और इसका जो रेंज है बेटा, रेंज ये जो y है, ये आप बताओ इज एलिमेंट ऑफ r तो होगा,
मतलब पूरी रियल वैल्यूज हो रही हैं, लेकिन कहां से कहां तक नहीं हो रही हैं, -1 टू लेके +1 तक की वैल्यूज नहीं है ना। आप देखो यहां तक ये वैल्यू ले रहा है, लेकिन इस पर यही वैल्यू तो नहीं ले रहा है वो। यहां से लेके यहां तक की वैल्यू कहां मिल रही है कोसेक एक्स के ग्राफ में, ये नहीं मिल रहा है ना। इसके इधर की सारी वैल्यूज मिल रही हैं, इसके इधर की भी सारी वैल्यूज मिल रही हैं, लेकिन ये वाली वैल्यू नहीं मिल रही है ना वहां पे। इस ग्राफ में, ग्रीन वाले ग्राफ में, ग्राफ या तो 1 के ऊपर है या -1 के नीचे है, 1 और -1 के बीच में नहीं है ना। इसका मतलब y की वैल्यू, अगर कोई तुमसे कहे कि cosec x की वैल्यू 0 आई है, तो तुम सीधे सीधे एक सिरे से नकार सकते हो, क्योंकि cosec x की वैल्यू कभी 0 हो ही नहीं सकती। समझ में आ गई बात बेटा? ये क्या cosec x की वैल्यू कभी 0 हो सकती है? cosec x की वैल्यू कभी 0.5 हो सकती है, 0.7 हो सकती है, 0.9 हो सकती है, क्या कभी ऐसा हो सकता है? -2 हो सकता है, आपका -0.3 हो सकता है, क्या कभी? नहीं हो सकता है। इस रेंज में इसकी वैल्यू नहीं होगी, इसके इधर है और इसके इधर भी है, यहां पर इसकी वैल्यू नहीं है। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस ठीक है। तो डोमेन और रेंज याद रखेंगे। cosec x का क्या होगा, ये प्योर मैथमेटिक्स में बात कर रहा हूं, फिजिक्स में इसका हमें कहीं कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी चैप्टर में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वो बताया, तो ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ भी हम आपको यहीं पर समझा के काम खत्म कर दे रहे हैं। ठीक, अब सेम उसी तरह से cosec x के बाद आपका cos करना होगा। हाँ, ये डोमेन और रेंज बेटा आपको याद करने होते हैं, सबके डोमेन और रेंज याद करने होंगे। ठीक है, सबका टाइम पीरियड आपको याद करना होगा। अगर इसका टाइम पीरियड साइन का 2 पाई है तो cosec x का भी टाइम पीरियड 2 पाई होगा। देखो, क्योंकि ये वाला ग्राफ, ये वाले ग्राफ के बाद फिर से ये रिपीट हो रहा है दोबारा, यहीं के बाद तो फिर दोबारा रिपीटिशन हो रहा है। अब देखो, यहीं के बाद तो दोबारा चीजें रिपीट हो रही है ना। तो कितने के बाद रिपीट हो रहा है? 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, तो टाइम पीरियड तो इसका 2 पाई होगा। इसका टाइम पीरियड t इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई होगा। लेकिन इसका रेंज और इसका डोमेन चेंज हो गया। इसमें इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, इसमें इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रेंज और डोमेन के क्वेश्चंस मैथ में आपको जेईई मेंस में मिल जाते हैं। जब आपको मैथ वाले टीचर वहां पढ़ाएंगे तो डोमेन और रेंज की बात करेंगे। ठीक है, अभी तो मैं केवल सिंपल साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स की बात कर रहा हूं। आपको वहां पर मैथमेटिक्स में और भी चीजें इसमें ऐड किया जाएगा, फंक्शंस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके डोमेन और रेंज की बात करेंगे वहां पर, क्योंकि डोमेन और रेंज का एक सवाल वहां पूछा जाता है, 1 या 2 सवाल आपको मिल जाते हैं मैथमेटिक्स के डोमेन रेंज के जेईई मेंस में। ठीक है, सेम उसी तरीके से बेटा अब अगर हम बात करें cos x का, तो cos x के ग्राफ को थोड़ा सा मैं इधर और एक्सटेंड कर दे रहा हूं ऐसे। ठीक, और इसके बाद हम इस वाली चीज को, इस लाइन को थोड़ा आगे ऐसे बढ़ा के और इस पर भी ऐसे हम बैरियर्स बना दें। और ये बात आपको अब समझ में आ गई होगी कि ये ग्राफ कैसा बनने वाला है। क्या ये बात समझ में आ गई है? बोलो। यस अब देखो, अब देखो, अगर हमें इसका ग्राफ बनाना होगा तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इस वाली चीज में ये यहां से चलेगा, क्योंकि देखो जब 0 है तो वो इनफाइनाइट होगा, जब 0 है तो इनफाइनाइट होगा। तो भाई यहां से ऐसे ग्राफ चलेगा और इसको टच करेगा और ऊपर निकल जाएगा। सेम यहां पर देखा जाए तो ये ग्राफ ऐसे चलेगा और ऊपर टच करके इस तरह से नीचे चला जाएगा ये। फिर यहां पर यही वाली वैल्यू ऐसे चलेगा और इसको टच करके इधर चला जाएगा। ये वाली चीज फिर इसके नीचे आ जाएगी,
ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो y इक्वल टू अगर आपको sec x दिया गया है तो sec x का ग्राफ मैंने ग्रीन कलर के उससे बनाया है, आप इसे देखो, ये sec x के ग्राफ है, ये वाला या ये वाला, और ऐसे ही वो रिपीट होगा। तो क्या आपका डोमेन और रेंज बदलेगा? रेंज तो पुराना ही होगा, जैसे cosec x का रेंज था वैसे ही sec x का भी रेंज होगा। r इज एलिमेंट ऑफ, पूरा रियल वैल्यू होगा, माइनस क्या होगा, -1 टू आपका ये -1 से लेके +1 को हटा दो। -1 से लेके +1 की वैल्यू नहीं होगी, हाँ -1 इसके अंदर है और +1 भी है। देखो मैंने यहां पर ओपन ब्रैकेट लगाया है, इसका मतलब -1 से छोटा और 1 से बड़ी सारी वैल्यू को हटा दो, उसके अलावा सारी चीज आपको मिलेगी। ये जो रेंज है, ये r जो मैंने लिखा है वो रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को ध्यान रखना, ये r रेंज को, और ये आपका रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो रेंज आपका क्या होगा, r पूरा होगा, पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें क्या क्या नहीं होगा, -1 से लेके +1 के बीच की वैल्यू नहीं होगी। अब -1 और +1 होगा कि नहीं रेंज में? हाँ वो होगा, क्योंकि आपका ग्राफ देखो इस -1 को और +1 को तो टच कर रहा है ना, इसका मतलब वो उस वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है। और इसका जो डोमेन है, वो डोमेन देखिए, डोमेन x इज एलिमेंट ऑफ r तो होगा, सारी रियल वैल्यू होगी, लेकिन क्या नहीं होगा, π/2 नहीं होगा, 3π/2 नहीं होगा, 5π/2 नहीं होगा, 7π/2 नहीं होगा, -π/2 नहीं होगा। तो आपका ये रेंज क्या नहीं होगा, माइनस क्या होगा, +π/2 +-3π/2 +-5π/2 एटसेट्रा, ये सब आपके इसमें नहीं होंगे, बाकी सब कुछ आपके इस डोमेन में होगा। क्लियर हुई बात बेटा? ये यस। तो ये बात आप याद रखिएगा कि डोमेन और रेंज हम सबके साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक के याद रखने चाहिए। ठीक, इसमें से कुछ नोट करना है? नो। तो इसको आप देख लो, ये हो गया, टैन कॉट का हो गया। अब इसके बाद हमें जो बात करनी है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब हम लोग आइडेंटिटीज के ऊपर आ जाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये वाली चीज आपने अपने क्लास में 9th 10th में पढ़ी है। जैसे पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, सक्षम बताना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो अब अगर हम यहां से देखें तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बोलो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी लिख सकते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और इसे हम 1 प्लस कॉस थीटा
इंटू 1 माइनस कॉस थीटा भी लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा को। सेम उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़ी कभी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है, और ये क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा लिखा जा सकता है। यस सर। ठीक, तो ये आपको जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग इसे आप अपने हिसाब से उसे कन्वर्ट करना। तो पहला रूल आपका ये है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी है ये। चाहे थीटा कुछ भी हो, अगर थीटा दोनों का सेम है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमेशा 1 ही होनी है। अब कहोगे सर ये कैसे, ये आइडेंटिटी कैसे है, इसको प्रूव कर पाओगे? यस सर। कैसे बताओ? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से। सक्षम तुम बताओ कैसे करोगे इसे? सक्षम? यस। हाँ बताओ कैसे करोगे इसे? एक अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, बोल नहीं रहे हो, ये चीज आपके 9th-10th की प्रूविंग का पार्ट है। 9th-10th में इसको प्रूव कराया गया होगा, किए थे कि नहीं इसको? ये मान लो A है, ये B है और ये C है, ये एंगल थीटा है। तो आप बताओ साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? सक्षम बताना, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? P अपॉन H। E अपॉन एच। तो बोलो इसकी वैल्यू, ABC मैंने सब नाम दे दिया ना, तो बताओ ना ABC के फॉर्म में बताओ ना। सर BC अपॉन AC। BC अपॉन AC, तो ये बताओ ना साइन थीटा। उसी तरह से कॉस थीटा की वैल्यू बताओ क्या होगा? कॉस थीटा की वैल्यू AB अपॉन AC। AB अपॉन AC। बस ठीक है, दोनों का स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो क्या लिखोगे आप? BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। और जब दोनों का बेस सेम है तो नीचे क्या आ जाएगा? AC स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा? BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब देखो BC स्क्वायर क्या है, ये इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर है और ये इस थीटा के लिए क्या है? बेस है। तो भाई बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है? पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब ये AC का स्क्वायर, अपॉन में भी क्या है? AC का स्क्वायर। वैल्यू क्या हो गई? 1। हमने इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया और ऐड कर दिया। हमने यहां पर क्या किया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई? 1 आ गई। तो इसी तरह से इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये थीटा चाहे कुछ भी हो, कितना भी डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 10 डिग्री हो, 15 डिग्री हो, 14 डिग्री हो, 19 डिग्री हो, इससे कोई मतलब नहीं है। थीटा चाहे कुछ भी हो, उसकी वैल्यू क्या होगी? उसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होगी। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक। दूसरा आपका आइडेंटिटी होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सक्षम? सर सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। अगर हम बात करें ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। अच्छा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस
tan थीटा और दूसरे ब्रैकेट में sec थीटा माइनस tan। sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, ऐसा लिख सकते हैं। यस अगर ऐसा लिख सकते हैं तो हम ये भी तो लिख सकते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई sec थीटा माइनस tan थीटा। अगर कहीं जरूरत पड़े तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। यस और अगर कहीं जरूरत पड़े sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। बोलो। यस ठीक, तो ये याद रखिएगा कि जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी हमें मैथमेटिक्स में, हम वैसा ये काम करेंगे। तीसरी आपकी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सेम वही वाली चीज इससे भी कर सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या हम इसे लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। हम ये भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। और अगर हम चाहें माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये भी तो हम कर सकते हैं। तो ये सब चीजें कहां से आई हैं? इसी आइडेंटिटी से आई है। ये जितनी चीजें हमें मिल रही हैं, ये 3 हमारी आइडेंटिटी है। इन्हीं 3 आइडेंटिटी से ये सारी कहानी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है? यस सर। ठीक, चलो अब आगे हम बात करेंगे आपका एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। अब हम बात करने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला भी जहां तक मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा। जैसे पहला फॉर्मूला आपका है साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस रुक बी जाओ, इंटू साइन। हाँ सक्षम तुम बताओ। साइन ए इंटू कॉस बी और कॉस ए इंटू साइन बी। और की कुछ और बीच में और बोल रहे हैं वो, क्या 2 चीजें होंगी? प्लस प्लस हाँ, प्लस बीच में। साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। प्लस यहां पे प्लस का माइनस लग जाता है। तीसरा कॉस ए प्लस बी, फॉर्मूला बताओ सक्षम। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए साइन हाँ। बी प्लस कॉस बी साइन ए। अच्छा,
अंकुर तुम बताओ। cos A into cos B minus sin A into साइन sin ए B. इंटू साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। जब यहां पर प्लस होता है, यहां पर कॉस और साइन मिक्स नहीं होते हैं, कॉस ए कॉस बी एक साथ, साइन ए साइन बी एक साथ होते हैं। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होता है, अगर यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा बस केवल। चौथा फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगला tan a प्लस बी, tan a प्लस बी। हमको tan a प्लस बी की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी फिजिक्स में, लेकिन हम चूंकि मैथमेटिक्स की बात है इसलिए यहां पर हम बात कर ले रहे हैं। tan a प्लस बी सक्षम बताओ। सर tan a प्लस बी अपॉन 1 माइनस करके है सर, याद नहीं है। वन माइनस। अच्छा, अगर बेसिक बहुत साधारण फार्मूला बताया जाए तो वो क्या लिख सकते हो? tan a प्लस बी, अंकुर क्या लिख सकते हैं? वो वाला फार्मूला अगर भूल गए तो क्या लिख सकते हो? देखें प्रेजेंस ऑफ माइंड में, देखो कि क्या आपका है यहाँ पे। 2 tan A upon 1 plus tan square A. नहीं भाई, ए कैसे हुआ? ए और बी दोनों है तो दोनों रहेंगे ना साथ में, वो तो। ये लिख सकते हैं sin A plus B upon cos A वेरी plus B. गुड वेरी गुड वेरी गुड, मैं यही ये जानना भी चाह सोच रहा रहा था। था। हाँ, तो क्या होगा भाई? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो साइन ए प्लस बी अपॉन कॉस ए प्लस बी। अगर कहीं जरूरत पड़े तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा क्या होगा? tan ए प्लस tan बी अपॉन में 1 माइनस tan ए tan बी। tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। ठीक है, सेम उसी तरह से छठवां फॉर्मूला tan ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए माइनस बी। ये तो हम लिख ही सकते हैं। और दूसरा और क्या लिख सकते हैं? सक्षम बताओ। tan ए, यस सर। क्या बोले आगे? जब यहाँ माइनस लगा है तो यहां पर देखो, जब यहाँ माइनस प्लस था यहाँ सर, माइनस, tan ए माइनस tan बी अपॉन 1 प्लस tan ए प्लस इनटू tan बी। ठीक है, ये Yes. आपका एडिशन का फॉर्मूला है या सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब थोड़ा इसी फॉर्मूले से देखो, मैं इन दोनों को यूज करके एक काम करने जा रहा हूं, फॉर्मूला नंबर 7 बनाने जा रहा हूं। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी अगर मैं कहूं तो क्या होगा? हम दोनों को ऐड करने जा रहे हैं, ऐड करके बताना सक्षम क्या होगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इन दोनों को ऐड कर दें। पहला वाला फॉर्मूला और दूसरे फॉर्मूले को ऐड कर दें। 2 साइन, हाँ बोलो बोलो बोलो। सर 2 साइन हाँ, फिर 2 है। क्या क्या क्या? अरे भाई ऐड करो ना, एडिशन सिंपली इसको इसको ऐड कर दोगे तो ये लिख दिया, और इस साइड में ऐड कर दो ना इसको ऐसे, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये 2 बार आ जाएगा ना। तो वैल्यू को ऐड करना है कि वो साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को? भाई ये हम तो ये लिखे हैं ना, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, मतलब 1 और 2 को क्या करना है? ऐड कर देना है। जब इनको ऐड करोगे लेफ्ट साइड में तो ये लिखा जाएगा, और राइट साइड में ऐड करोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 साइन ए कॉस बी। बस ये फॉर्मूला है। ठीक है, यस सर। 2 साइन ए कॉस बी। सेम उसी तरह से 8वां फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी
माइनस साइन ए माइनस बी। आप बता दो, अब इनको सब्ट्रैक्ट कर दो। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये दो बार ऐड हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 cos is into sin। cos A इंटू साइन बी। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? ये सेम उसी तरह से 9th फॉर्मूला, अगर हम इस पर खेल खेलें तो क्या हो जाएगा? अगर हम बोले cos A प्लस बी और प्लस cos A माइनस बी, आप बताओ क्या हो जाएगा? cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी, इनको ऐड कर देंगे तो ये वाला sin A sin B वाला काम कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? 2 cos A cos cos B। A cos B। ठीक है, और 10वां फॉर्मूला आपका है cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। उस केस में क्या होगा? 2 sin A into sin B। ध्यान से, ध्यान से। सर cos A cos B कट जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना। अच्छा, ऐड यहाँ पे लिखा, माइनस माइनस करना है, माइनस करना है। वहां पर मैंने यहाँ पर प्लस लगा दिया, माइनस करना है। अब थोड़ा बताना, माइनस लगा दिया मैंने, और ध्यान से बोलना एकदम। यही सब गलतियां तुम करते हो। माइनस लगेगा आगे, -2 sin A। बोलो ना उसको, कॉन्फिडेंटली बोलो उस बात को। जब भाई इसमें से इसको हम सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो ऐसे इस पर एक लाइन बना देंगे, और इतना माइनस इतना तो लिख दिया इधर, और जब इतना माइनस यहां करेंगे और यहां पर भी माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस माइनस दो बार माइनस आ जाएगा, तो -2 sin A into sin B। साइन ए इंटू साइन बी। ये याद रखिएगा। या फिर इसे हम क्या कर दे, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, तो हम ये भी लोग लिखते हैं cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी इक्वल टू 2 साइन A साइन बी। ये भी लोग लिखते हैं cos A माइनस बी माइनस cos A प्लस बी। अब सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दोगे तो अपने आप क्या आ जाएगा? वो प्लस में आ जाएगा, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं है। इस वाले में मल्टीप्लाई कर दिया, किससे? माइनस से। हमने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस से, तो ये वाला प्लस वाला माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, इधर जो माइनस था वो प्लस हो गया। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो, चाहो तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हो। समझ में आ गई बात बेटा? ये यस। अब मैं यहां पर एक चीज और यूज करने जा रहा हूं, सी और डी के फॉर्म में चीजों को यूज करने जा रहा हूं। अगर हम ये मान लें कि लेट ए प्लस बी इक्वल टू सी, और ए माइनस बी जो है आपका डी के बराबर है, तो थोड़ा यहां से सॉल्व करो। ऐड करने पर क्या आ जाएगा? 2a इक्वल टू सी प्लस डी, और a इक्वल टू क्या हो जाएगा? c प्लस डी बाई 2। ठीक है, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? 2b इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट कर दें इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा? c माइनस डी। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? c माइनस डी बाई 2। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। और यहां पर आप देखो, मैं यहीं पर चीजों को चेंज कर दे रहा हूं, कलर बस चेंज कर दो। इस a प्लस बी की जगह पर आप क्या रख दो? बोलो, c, और a माइनस बी की जगह पर क्या रख देना? d। तो साइन c प्लस साइन d का क्या हो जाएगा? a की जगह पर और b की जगह पर क्या रखा जाएगा? a की जगह पर c प्लस डी बाई 2, और b की जगह पर c माइनस डी बाई 2। सेम वही चीज, a प्लस बी की जगह पर आप क्या रख दो? c,
और a माइनस बी की जगह पर आप क्या रख दो, d, तो ये c और ये क्या होगा, d, और ये a की जगह पर क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई टू। सेम ऐसे ही a प्लस बी की जगह पर आप रख दो c, और a माइनस बी की जगह पर आप रख दो d, तो a की जगह पर आप क्या रख सकते हो, c प्लस डी बाई टू, और b की जगह पर c माइनस डी बाई टू। सेम वैसे ही यहां पर चेंज कर दो, a माइनस बी की जगह पर क्या रखोगे, c माइनस डी बाई टू, और a प्लस बी c प्लस डी बाई टू। ठीक है, तो यहां पर a की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई टू, और ये क्या हो जाएगा, c माइनस डी बाई टू। ठीक है, समझ में आ गई बात। यस तो सर। ये फॉर्मूला साइन सी और साइन डी के फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपका साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर हम बात करें कॉस सी प्लस कॉस डी, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और दूसरे में क्या लिख सकते हैं, कॉस सी माइनस डी बाई टू इंटू कॉस सी प्लस डी बाई टू इक्वल टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इस तरह से हम साइन के इस तरह का फॉर्मूला बना सकते हैं। क्लियर हुई बात बेटा ये? यस सर। ठीक, तो ये आपके साइन सी और डी वाली चीजें हो गई। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो एक लास्ट चीज है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल एंड हाफ एंगल वाली चीज, इसके बारे में मैं बस बात कर लेता हूं। तो यहां पर हम डबल एंगल वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल एंड हाफ एंगल। ठीक है, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल एंड हाफ एंगल। डबल एंगल वाली चीज, वही आपका पहला फॉर्मूला क्या है, साइन टू थीटा। तो इन सबों का खूब यूज होना है, हमारे फिजिक्स में भी खूब यूज होगा। साइन टू थीटा का फॉर्मूला 9th-10th में पढ़ाया गया था कि नहीं? अंकुर बताओ, ये आप लोग के 9th-10th में था कि नहीं था ये? सर ये था नहीं पता है, टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा, था नहीं ये? यस। नो सर। अच्छा ठीक है, तो साइन टू थीटा इक्वल टू होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा आपका क्या है, कॉस टू थीटा इक्वल टू, कॉस टू थीटा के 3 फॉर्मूले चलते हैं। एक है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसी को हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसी को लिख सकते हैं 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। जहां पर हमें जिस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है हम उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। तीसरा आपका फॉर्मूला है tan टू थीटा, tan टू थीटा, और सेम फॉर्मूला भाई, tan टू थीटा को आप tan थीटा प्लस थीटा लिख सकते हो ना, tan a प्लस बी लिख सकते हो ना, तो tan a प्लस बी के फॉर्म में आप ब्रेक कर सकते हो, और आपको ये बात तुरंत वहीं समझ में आ जाएगी। ये आपका क्या है, एप्लीकेशन है इसके पहले वाली चीज का। भाई साइन टू थीटा को तो साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? साइन थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं, ये आप मान लो a और ये मान लो b, तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला लगा दो यहां पर। cos टू थीटा, cos थीटा प्लस थीटा, cos टू थीटा का फॉर्मूला आप लगा सकते हो।
ठीक है। और इसके बाद पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 को यूज करके आप ये दोनों फॉर्मूले बना सकते हो। tan 2 थीटा क्या था, tan a प्लस बी क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आ गई बात बेटा ये। तो ये डबल एंगल के ये 3 फॉर्मूले चलते हैं। चौथा आपका ट्रिपल एंगल का फॉर्मूला sin 3 थीटा, और इसको भी चाहे तो ब्रेक कर सकते हो, sin 2 थीटा प्लस थीटा के फ्रेम में ब्रेक कर सकते हो, तो उससे आप काम कर सकते हो। और ये होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, ठीक है। और उसी तरह से cos 3 थीटा का भी फॉर्मूला चलता है, और ये होता है आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। और सेम ऐसे ही चलता है आपका ट्रिपल एंगल में tan 3 थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला ट्रिपल एंगल के फॉर्म में चलता है, ये आपका फॉर्मूला डबल एंगल के फॉर्म में चलता है। और अगर हम हाफ एंगल की बात करें, यहां पर हाफ एंगल के फॉर्म में बात करें, तो बेटा कुछ नहीं है, अगर यहां पर देखो 2 थीटा है तो यहां पर थीटा और थीटा आ रहे हैं ना। तो अगर हम बात करें हाफ एंगल के फॉर्म में, तो अगर हम लिख दें साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं क्या। अगर ये डबल एंगल है तो यहां पर हाफ ही तो है, तो अगर यहां पर थीटा है तो यहां पे थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 होगा, ठीक है। 8वां फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ में आई बात बेटा ये। और उसी तरह से आपका नवा फॉर्मूला tan का, tan थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से हम tan थीटा के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर हम साइन थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा, अगर ये देखो ये फॉर एंगल ट्रिपल है तो ये इसका 1/3 ही तो है थीटा। तो अगर हम यहां से बात करें साइन थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बाई 3 साइन थीटा। कॉस थीटा अगर हम देखें तो 4 कॉस क्यूब थीटा बाई 3 माइनस 3 कॉस थीटा बाई 3। इसी तरह से हम tan के लिए भी लिख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा इक्वल टू 3 tan थीटा बाई 3 माइनस tan क्यूब थीटा बाई 3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बाई 3। ऐसा हम काम कर सकते हैं। समझ में आ गई बात बेटा ये। डबल एंगल, ट्रिपल एंगल और हाफ एंगल के फॉर्मूले ऐसे चलेंगे, और हमारे फिजिक्स में इस तरह से बहुत से ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे, प्रूविंग्स में मिलेंगे, जहां पर हमें इन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करना होगा, ठीक।
यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आपको लिखो बेसिक रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। जो ट्रायंगल के जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कुछ बेसिक रिलेशंस भी होते हैं। बेसिक रिलेशंस बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल। अब देखो, जैसे मान लो आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर हम थोड़ा सा कुछ नोटेशन दे रहे हैं। इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं ए, इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं बी, और इस एंगल को हम नाम दे रहे हैं सी, कैपिटल में। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक। और इसके सामने की इस साइड को हम नाम दे रहे हैं, इस लेंथ को स्मॉल ए। बी एंगल के सामने की साइड को हम नाम दे रहे हैं स्मॉल बी, और सी एंगल के सामने की साइड को हम नाम दे रहे हैं स्मॉल सी। ठीक है, समझ में आ गई बात बेटा? ये मतलब ये बी के सामने की साइड है, ये ए के सामने की साइड है, और ये सी के सामने की साइड है। ये सब इन सबों के सामने की साइड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली चीज आपकी इसमें हमें देखनी होती है लॉ ऑफ साइन। साइन का लॉ, साइन का लॉ, कॉस का लॉ और टैन का लॉ, तीनों का लॉ होता है लॉ ऑफ साइन। और लॉ ऑफ साइन क्या होता है? वो ये कहता है आपको कि साइन ऑफ एंगल ए बाई साइड ए इक्वल टू साइन ऑफ एंगल बी बाई बी साइड बी इक्वल टू साइन ऑफ एंगल सी अपॉन साइड सी। या जस्ट इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम, ए बाई साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू स्मॉल सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये लॉ ऑफ साइन होता है ये। उसी तरह से आपका सेकंड है लॉ ऑफ कोसाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस, लॉ ऑफ कॉस। ठीक है, कॉस को जनरली लोग ऐसे कोसाइन भी लिखते हैं, तो लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन क्या होता है? अगर हम ए स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2bc कॉस ए। ठीक है, अगर हम बी स्क्वायर की बात करें तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca कॉस बी। और सी स्क्वायर की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। अब तुम कहोगे कि सर ऐसे कैसे ये चीजें मतलब होंगी? आप इसी में बेटा एंगल ए को 90 डिग्री कर दो, एंगल ए को 90 डिग्री कर दोगे तो एंगल ए के सामने की साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस हो जाएगी तो बी और सी आपका एक परपेंडिकुलर हो जाएगा और एक बेस हो जाएगा। और cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो 2bc sin cos a इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो आप देखो इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये जरूर याद रखना कि भी हमें कई जगहों पर यूज किया जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca cos b, एंड सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। मतलब ये देखो, ये जो a है ना, इसके सामने आपका ये एंगल है,
इसे ए साइड की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको लिखते हैं। क्लियर हुई बात बेटा ये? अब चाहे ए बी सी कोई सा भी एंगल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब तुम कहोगे कि सर बार बार ये इसी तरह से होगा क्या? हो सकता है कि हमारे पास ऐसे कोई ट्रायंगल बन जाए, इस तरह का ट्रायंगल बन जाए, और हमारे पास ऐसा हो, और ये एंगल हमारा ए हो, और इसके सामने की साइड ये ए हो, ये बी हो, और ये सी हो। तो क्या यहां पर भी वो रूल लगेगा? तो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए, ये रूल बेटा यहां पर भी वैलिड है। और कैसे? अब देखो, ए की वैल्यू आपकी 90 से बड़ी हो गई, तो कॉस ए की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी कि निगेटिव आएगी? बताओ सक्षम। अगर ए की वैल्यू 90 से बड़ी हो गई तो कौन से क्वाड्रेंट में चला गया कॉस? सेकंड में या फर्स्ट में? सर सेकंड में। और सेकंड में कॉस की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव। एक सेकंड बस। सर कॉस साइन और कॉस की पॉजिटिव, सर निगेटिव होती है कॉस की। कॉस की वैल्यू निगेटिव होती है, ठीक है? तो कॉस की वैल्यू आपकी निगेटिव, तो बेटा यहां पर तो ये आएगा निगेटिव, और ये निगेटिव इस निगेटिव के साथ मिलके क्या बना देगा? पॉजिटिव। इसका मतलब अब आपको दिख रहा है कि ये एंगल अगर 90 से बड़ा है तो ए की वैल्यू, मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू वो ग्रेटर देन होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से। तो देखो यहां पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो है ही, और साथ में ये पूरी वैल्यू निगेटिव और निगेटिव मिलके पॉजिटिव, तो कुछ एक्स्ट्रा ही तो आ गया। तो ये ए स्क्वायर आपका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से बड़ा ही तो हो गया, क्योंकि कॉस ए निगेटिव और ये निगेटिव मिलके पॉजिटिव। समझ में आ गई बात बेटा ये? यस सर। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, यहां से चीजें आसानी से काम कर सकते हो, ठीक है? सर इसका यूज कहाँ पे होता है? कहां पे? ये बेटा आपको, आपने देखा होगा ऐसा ट्रायंगल, आपने 9th-10th में आपके हो सकता है सिलेबस में ये होगा। अगर आपका ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो उस अगर मान लो कि ये आपका एंगल 90 डिग्री है, और ये ए है, ये बी है, और ये सी है, अगर तो उस केस में ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है। यस सर। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री से छोटा हो गया, ऐसा छोटा हो गया, तो बेटा अब ये आपका ए पहले से छोटा हो गया ना, और ये एंगल 90 डिग्री से छोटा, ये बी है और ये सी है, इसका मतलब ए की वैल्यू अब पहले से छोटी होगी। तो यहां पर क्या आ गया? ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, और ये आ जाएगा कॉस थीटा। और थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री से छोटी है, तो कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब ये पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? इस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो ए की अब एक्चुअल वैल्यू मिल गई। अगर 90 डिग्री से छोटा हो गया एंगल, तो ये क्या वैलिड होगा उस समय? अगर कोई भी ये अगर ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हुआ, तो ये तो वैलिड नहीं ना होगा। तो उस केस में किसी भी साइड का वैल्यू निकालने का यही तरीका होता है। कोई भी साइड आप निकालना चाहो, बस एंगल पता हो कि भाई अगर छोटा है तो 90 से कितना छोटा है, क्या है, बस वो पता हो, आप किसी भी साइड के बारे में बात कर सकते हो। और अगर यही थीटा 90 से बड़ा हो गया, आपका ऐसे हो गया, तो उस केस में तो ए की वैल्यू बेटा पहले से बढ़ गई ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये एंगल 90 से बड़ा हो गया, तो ये ए की वैल्यू तो अब इससे बड़ी हो गई ना। हम इतना तो बोल सकते हैं ना, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ये क्या होगा? ए स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और राइट एंगल ट्रायंगल में ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यस।
ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है या फिर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो उस केस में तीनों साइड्स निकालने का यही तरीका होता है। ठीक है, यस सर। ठीक। तो ट्रिग्नोमेट्री की सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब देखो जैसे कभी कभी लॉ ऑफ टैन भी होता है, हम लॉ ऑफ टैन की बात करते हैं। लॉ ऑफ टैन, लॉ ऑफ थर्ड आपका ये भी है, बस एक लास्ट है, टैन या टेंजेंट। लॉ ऑफ टैन को लॉ ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ये आपका है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू होता है tan a प्लस बी बाई 2 अपॉन tan a माइनस बी बाई 2। ठीक है, सिंपली वही a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो ऐसे b प्लस सी अपॉन b माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, tan एंगल b प्लस सी बाई 2 अपॉन tan एंगल b माइनस सी बाई 2। सेम उसी तरह से c प्लस ए अपॉन c माइनस ए इक्वल टू tan c प्लस ए बाई 2 अपॉन tan c माइनस ए बाई 2। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ टेंजेंट है। ठीक है, तो आपके ट्रायंगल की जो साइड्स हैं ए बी सी और एंगल कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, उनके बीच में तीन तरह के हमारे लॉ चलते हैं, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कॉस एंड लॉ ऑफ टेंजेंट। जहां पर जैसा हमें सिचुएशन मिलता है हम उसके अकॉर्डिंग वहां पर वो बात करते हैं और उससे अपनी चीजों को सॉल्व करते हैं। जहां पर हमें जैसा लगेगा कि हमें a प्लस बी और a माइनस बी की बात हो रही है, दोनों साइड्स के सम और दोनों के डिफरेंस की बात हो रही है, तो हम इस तरह से काम करेंगे। वो रेशियो जो आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो रेशियो है वो इस तरह से a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, वही कंपोनेंडो डिविडेंडो वाली चीज दिख रही है आपको। तो ये हम लोग रूल इस तरह से यूज करते हैं। सर कॉट का रूल नहीं होता है लॉ? टेन का अगर है तो टेन का जस्ट उल्टा ही तो होगा कॉट का। जैसे साइन का आपका उल्टा कोसाइन का, ये कोसेक का सेक का, कॉस का उल्टा सेक का, वैसे टेन का उल्टा कॉट का रूल चलेगा वो। लेकिन तीन रूल्स आपके पास, अगर टेंजेंट में तीन का रूल आपको मालूम है, साइन कॉस टेन का, तो कॉट सेक कोसेक का रूल तो अपने आप अंडरस्टूड है, 1 अपॉन वाला चलेगा ना। यस। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई और बस केवल ट्रिग्नोमेट्री में एक चीजें और बची हुई हैं, वो आपकी प्योर मैथमेटिक्स की चीज है, लेकिन हाँ अगली क्लास में हम उस पर भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे, कैलकुलस की शुरुआत करेंगे और कैलकुलस में सबसे पहले हम ग्राफ की बात करेंगे और कैलकुलस की कई चीजें चलेंगी। कैलकुलस में पहले ग्राफ सीखेंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग डिफरेंशिएशन पे आएंगे और उसके बाद आएंगे इंटीग्रेशन पे। तो इससे जाके आपका बेसिक मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, यस सर। ठीक। सर इससे तो क्वेश्चंस आते हैं ना जेईई मेंस में? हाँ मैथ में आएंगे, फिजिक्स में नहीं आएंगे लेकिन मैथ में आएंगे। ठीक, यस। चलो ठीक है, तो क्लास ऑफ करें अब। यस सर।